वेलकम टू हिमाचल कॉम्पिटिटिव। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का टॉपिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है क्योंकि आप सभी को पता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक ऐसा टॉपिक है जहां से हर बार JEE के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे इस टॉपिक को ताकि एक भी क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में ना छूटे। और मैं ये चीज़ श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप इस वीडियो सीरीज़ को पूरा देख लेते हैं तो आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के टॉपिक के लिए कोई भी और बुक फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे हम इस सेशन में। सबसे पहले तो हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बेसिक्स पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि बिना बेसिक्स पढ़े आप डायरेक्टली फॉर्मूलाज और फंक्शंस पे जंप नहीं कर सकते। तो बेसिक्स में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की इंट्रोडक्शन से लेके किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट करना है, कौन कौन से टाइप की एक्सटेंशंस यूज़ की जाती हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, रोज़ एंड कॉलम्स को किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है, सेल रेफरेंसिंग या फिर सेल एड्रेसिंग क्या चीज़ होती है, कौन कौन से टाइप की सेल एड्रेसिंग होती है, फॉर्मूलाज किस तरीके से क्रिएट किए जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। फिर उसके बाद हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इंटरफेस देखेंगे, कौन कौन सी कमांड्स होती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, रिबन में कौन कौन सी टैब्स होती हैं, हर टैब में कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं और हर एक ग्रुप में जितनी भी कमांड्स हैं वो सारी कमांड्स हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कुछ एडवांस फीचर्स देखेंगे हम। फॉर एग्जांपल पिवट टेबल क्या होता है, कौन कौन से चार्ट्स होते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, एक्सटर्नल डाटा किस तरीके से लिंक किया जाता है, व्हाट इफ एनालिसिस, एडवांस फिल्टर्स, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के और काफ़ी बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फॉर्मूलाज देखेंगे हम। हर बार 2-3 क्वेश्चन तो यहाँ से पक्का पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो सीरीज़ में मैं लगभग सभी एक्सेल फॉर्मूलाज कवर करूँगा जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और सभी के सभी फॉर्मूलाज हम प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन के साथ करेंगे। फिर उसके बाद शॉर्टकट कीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो लगभग 100+ शॉर्टकट कीज़ हम कवर करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में से। फिर उसके बाद कुछ मिसलेनियस टॉपिक जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी हम इस सेशन में कवर करेंगे। तो ये तो होगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात। बाकी इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से JEE के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सभी टॉपिक्स की रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको हिमाचल कॉम्पिटिटिव की ऐप पे मिल जाएगी। तो कौन कौन से टॉपिक है जो आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं JEE एग्जाम के लिए, MS वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो गया, ये सारे टॉपिक भी बिल्कुल डिटेल में प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन के साथ मैंने कवर किए। इसके अलावा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये दोनों टॉपिक भी मैंने बिल्कुल डिटेल में कवर किए हैं। और SQL की जितनी भी कमांड्स मैंने कवर की हैं वो सारी कमांड्स MySQL पर प्रैक्टिकली डेमोस्ट्रेट की गई हैं। तो इससे होता क्या है कि सारी की सारी कमांड्स खुद प्रैक्टिकली रन करने से आपको चीज़ें जल्दी याद होती हैं, जल्दी समझ आती हैं। फिर उसके बाद C प्रोग्रामिंग और C++ भी बिल्कुल डिटेल में प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन के साथ कवर की गई है। फिर उसके बाद HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट भी बहुत डिटेल में कवर किया गया है क्योंकि यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जावा के ऊपर भी रिकॉर्डेड लेक्चर आपको ऐप पे मिल जाएगा, बट जावा आपको इतना डिटेल में कवर करने की ज़रूरत नहीं है, जावा से इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते एग्जाम में। और इसके अलावा कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स जैसे बेसिक एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, CPU एड्रेसिंग मोड्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, IT एक्ट 2000 और माइक्रोसॉफ्ट इक्वेशन एडिटर, इन टॉपिक्स में से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो ये सभी टॉपिक्स भी आपको हिमाचल कॉम्पिटिटिव की ऐप पे कवर्ड मिल जाएंगे। बाकी इसके अलावा जो दूसरे टॉपिक्स हैं जैसे डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, इंटरनेट, लाइनक्स कमांड्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर सिक्योरिटी, इन सब की वीडियोस भी आपको विद नोट्स हमारी ऐप पे मिल जाएगी। और इसके अलावा जो बेसिक टॉपिक्स हैं ये सब भी आपने डिटेल में कवर करने हैं, तो इसके रिकॉर्डेड लेक्चर और PDF नोट्स भी आपको ऐप पे मिल जाएंगे। ये जितने भी टॉपिक अभी आपको बताए गए हैं ये सारे मैंने JEE 939 के तीनों बैचेस में कवर करवाए हैं और जिन भी स्टूडेंट्स ने रेगुलरली क्लासेस अटेंड किए हैं और प्रॉपरली रिविजन किया है उन्होंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया है 939 में। पर्टिकुलरली अगर मैं नाम लूँ पर्सनस का तो सुनील कुमार है जिन्होंने 82 स्कोर किया है 939 में, रुपेश ने 80 स्कोर किया है और बबलू ने 79.5 स्कोर किया है और लगभग 10-15 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 70+ स्कोर किया है। तो पेपर इतना टफ नहीं था इस बार का, 80+ आप इजीली स्कोर कर सकते थे। इनफैक्ट 85+ भी कुछ स्टूडेंट्स ने स्कोर किया होगा जिनकी जीके पे अच्छी पकड़ होगी। बाकी कंप्यूटर सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो बहुत इजी पेपर आया था, 2-3 क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सभी क्वेश्चन मैंने डायरेक्टली क्लास में डिस्कस किए थे। तो कंप्यूटर के सेक्शन में तो एटलीस्ट आप 130+ स्कोर कर सकते थे। बाकी पिछले 5-6 महीनों में हमने जितनी भी मेहनत की है वो सभी रिकॉर्डेड लेक्चर और PDF नोट्स हिमाचल कॉम्पिटिटिव की ऐप पे अवेलेबल है। मैंने इन सारी वीडियोस और PDF नोट्स का एक कोर्स बना के हिमाचल कॉम्पिटिटिव की ऐप पे लॉन्च कर दिया है। इस कोर्स में आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे नए पैटर्न के हिसाब से, जिसमें 140 क्वेश्चन कंप्यूटर के रहेंगे और 60 क्वेश्चन जो GK सेक्शन के रहेंगे। और इसके अलावा 30+ चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिल जाएंगे आपको इस कोर्स में। बाकी इस कोर्स में ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर ही मिलेंगे। अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट आता है तो उस डाउट को रिजॉल्व करवाने के लिए वीकली लाइव डाउट सेशन भी लिए जाएंगे। तो इस कोर्स का प्राइस जो
3000 रुपीज़ रहेगा, जिसकी वैलिडिटी 6 मंथ्स की रहेगी। और इस कोर्स में आपको हर एक टॉपिक बिल्कुल डिटेल में कवर्ड मिलेगा, जहाँ से पहले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं या फिर पूछे जा सकते हैं। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं अपनी तैयारी में तो उस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आते हैं आज के मेन टॉपिक पे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ हम अकाउंटिंग पर्पज़ के लिए करते हैं ज़्यादातर, या फिर अगर मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने हो तो वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा बजटिंग, बिलिंग या फिर रिपोर्ट जनरेशन जैसे कामों के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज़ किया जाता है। और बात करूँ अगर स्प्रेडशीट की, तो स्प्रेडशीट क्या होता है? मैट्रिक्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड स्प्रेडशीट। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने 1985 में लॉन्च किया था। या फिर अगर हम थोड़ा और हिस्ट्री में जाएँ तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को 1982 में मल्टीप्लान के नाम से लॉन्च किया गया था। और यहाँ पे एक और फैक्ट याद रखने लायक है कि दुनिया का सबसे पहला स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर या फिर इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट जिसका नाम है विजिकैल्क, ये किसने डेवलप किया था? तो इसका जवाब होगा डैन ब्रिकलिन और बॉब फ्रैंक्सटन। ये दोनों विजिकॉर्प में वर्क करते थे और इन्होंने 1979 में विजिकैल्क, जो कि दुनिया का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, इसे डेवलप किया था। और ये जो सॉफ्टवेयर है ये पर्टिकुलरली एप्पल II के लिए डेवलप किया गया था। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अलावा कुछ और स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर भी देख लेते हैं, जैसे कि एप्पल नंबर्स हो गया, ये भी एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। कोरल क्वाट्रो प्रो, ये भी एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। और लोटस 123, ये भी एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। बाकी इसके अलावा कुछ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर देख लेते हैं। ओपन ऑफिस कैल्क हो गया, लिब्रे ऑफिस कैल्क हो गया, गूगल शीट्स हो गया, के स्प्रेड, जी न्यूमेरिक और IBM का लोटस सिम्फनी, ये सभी ओपन सोर्स स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स है। तो कभी कभी इस तरह के छोटे मोटे सॉफ्टवेयर से जुड़े सवाल भी पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो ये चीज़ें भी हमने ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डाटा को ऑर्गेनाइज करना बहुत ईजी होता है। टैबुलेशन फॉर्म में आप डाटा को अरेंज कर सकते हैं। और आपके पास अगर बहुत लार्ज साइज़ का डाटा है और उसमें सर्च करना है, आपने एक्सप्लोर करना है, तो ये टास्क माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बहुत ईजी हो जाता है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप फॉर्मूलाज डिफाइन कर सकते हैं और जैसे ही आप किसी सेल की वैल्यूज़ चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली बाकी सेल्स की वैल्यू जो वो चेंज हो जाती है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप इजीली डाटा को फिल्टर कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, यानी कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। पिवट टेबल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, जिसका यूज़ हम डाटा को समराइज़ करने के लिए करते हैं। समराइज़ मतलब आपके पास एक बहुत लार्ज क्वांटिटी का डाटा पड़ा हुआ है और उसमें आपने किसी एक कंक्लूजन पे पहुंचना है। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक सेल्स का डाटा है और उस डाटा में आप देखना चाहते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर रीजन में किसी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने इस डेट को कितनी सेल्स की है। तो इस तरह की समराइजेशन के लिए हम पिवट टेबल का यूज़ कर सकते हैं। और पिवट टेबल में आपने एक चीज़ याद रखनी है कि पिवट टेबल बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। इसमें आप किसी भी रो या कॉलम को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, बट जो नॉर्मल टेबल होता है वो रिजिड होता है, उसमें इस तरह का कोई भी ऑपरेशन आप परफॉर्म नहीं कर सकते। तो ये एक मेजर डिफरेंस आपने याद रखना है कि पिवट टेबल फ्लेक्सिबल होता है और नॉर्मल टेबल जो वो रिजिड होता है। फिर इसके अलावा आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक बहुत बड़ी फंक्शन लाइब्रेरी मिलती है, जिसमें अलग अलग तरह के फंक्शन जैसे फाइनेंशियल फंक्शंस हो गया, लॉजिकल फंक्शंस हो गया, मैथमेटिकल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गया, ये सारे अवेलेबल रहते हैं। तो इन सभी फंक्शंस को हम आगे 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। उससे पहले सारे बेसिक्स हम एक बार अच्छे से देख लेते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्टार्ट करना है तो उसके लिए क्या स्टेप्स रहेंगे। कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो अगर आप विंडोज 7 या उससे अर्लियर वर्जन यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको सबसे पहले स्टार्ट बटन पे जाना होगा। फिर उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स में जाके MS ऑफिस में जाके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आप ओपन कर सकते हैं। या फिर अगर आप विंडोज 10 या 11 यूज कर रहे हैं तो आप सिंपली स्टार्ट में जाके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ एग्जाम में पूछ सकते हैं कि रन कमांड के थ्रू आप किस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करते हैं। तो रन कमांड आपको पता होगा किस तरीके से ओपन की जाती है, Windows+R के थ्रू। फिर उसके बाद आपको टाइप करना होगा एक्सेल और एंटर कर देना है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपका ओपन हो जाएगा। बाकी इसके अलावा कभी कभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का भी पूछ लिया जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को रन करने के लिए आपको विन वर्ड लिख के एंटर कर देना है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। या फिर कभी कभी दूसरे तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी फाइल जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करती है, तो आपका आंसर होगा winword.exe। और इसके अलावा एक और चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब हम एक फाइल क्रिएट करते हैं तो उसको वर्कबुक कहा जाता है, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब हम कोई फाइल क्रिएट करते हैं तो उसको डॉक्यूमेंट कहा जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम स्प्रेडशीट के बेसिक्स देख लेते हैं। तो स्प्रेडशीट आपको पता है कि रोज़ और कॉलम से मिलकर बनी होती है, और रोज़ को हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, यानी कि जो फर्स्ट रो होगी उसको हम रो 1 कहेंगे, सेकंड रो को रो 2 कहेंगे और थर्ड रो को रो 3 कहेंगे। और कॉलम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, रोज़ जो 1 2 3 4 इस तरीके से नंबर की गई हैं, और कॉलम जो है वो ABCD इस तरीके से नंबर किए गए हैं। और बाकी आपको पता ही होगा कि रोज़ जो है वो हॉरिजॉन्टली रन करती हैं इस तरीके से, और कॉलम जो है वो वर्टिकली रन करते हैं
बाकी इसके अलावा एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज़ कितनी होती हैं। तो आपका जवाब होगा 10,48,576। मैक्सिमम रो हाइट कितनी होती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, तो ये होती है 409 पॉइंट। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैंने ये चीज़ बार बार बताई है कि एक पॉइंट जो होता है वो 1 इंच का 1/72 पार्ट होता है, यानी कि 1 इंच का 72वां हिस्सा उसको एक पॉइंट कहा जाता है। और ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। और मैक्सिमम पेज ब्रेक्स कितने इंसर्ट किए जा सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, ये है 1026। और अगर कॉलम्स का आपसे पूछा जाए कि लेटेस्ट वर्जन में कॉलम्स कितने होते हैं टोटल, तो ये होगा 16,384। अब यहाँ पे बात नोट करने वाली ये है कि टोटल हमारे पास इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स होते हैं 26, बट हमारे पास कॉलम्स यहाँ पे कितने हो गए 16,384। तो इन कॉलम्स को किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाएगा फिर, तो इसके लिए क्या किया जाता है 26th कॉलम, जिसको कि ऑब्वियस सी बात है Z के साथ डिनोट किया जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम आएगा उसको किस तरीके से डिनोट किया जाएगा A के साथ। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो कॉलम आएगा उसको डिनोट किया जाएगा AB के साथ, नेक्स्ट कॉलम को AC के साथ, और फिर इसी तरह से लास्ट में हमारे पास आ जाएगा AZ। फिर इसके बाद नेक्स्ट किस तरीके से चलेंगे हम BA B C। फिर इसके बाद अगर हम यही पैटर्न कंटिन्यू करें तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास लास्ट में क्या आएगा ZZ। तो ZZ के बाद हम यहाँ पे एक और अल्फ़ाबेट ऐड कर देंगे तो हमारे पास अब हो जाएगा A। इस तरीके से आगे हम कॉलम्स को कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये AZ पे ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉलम आया BA BB BC। फिर ये भी लास्ट में कहाँ पे जाके एंड हुआ BZ पे, और फिर नेक्स्ट आ गया CA CB CC। तो इस तरीके से चलता जाएगा। और फिर लास्ट में जब आप यहाँ पे आके देखेंगे तो ZZ के बाद क्या आ रहा है AAA। तो इस तरह से लास्ट में जो हमारे पास कॉलम आता है वो है XFD। तो काफ़ी बार ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो लास्ट कॉलम होता है उसको किस तरीके से डिनोट किया जाता है, तो उसको डिनोट किया जाता है XFD से। तो ये सारे फैक्ट भी हमने याद रखने हैं। काफ़ी बार इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। बाकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर हम मैक्सिमम कॉलम विड्थ की बात करें तो ये होती है 255 कैरेक्टर्स। मैक्सिमम जूम रेंज जो होती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वो होती है 10% टू 400%। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ध्यान रखना 10% टू 500% तक होती है, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में 10% टू 400%। बाकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो फॉन्ट्स का मैक्सिमम साइज़ रहता है वो रहता है 409 पॉइंट, यानी कि मिनिमम 1 पॉइंट और मैक्सिमम 409 पॉइंट। और वहीं अगर मैं बात करूं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो फॉन्ट का मैक्सिमम साइज़ होता है वो रहता है 1638 पॉइंट। अब इसके बाद देखिए सेल क्या चीज़ होती है। रोज और कॉलम्स के इंटरसेक्शन को हम सेल कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे, तो इसे सेल कहा जाएगा। और जिस भी सेल के सराउंडिंग में ये हाईलाइटेड बॉक्स होता है इसे एक्टिव सेल कहा जाता है। और किसी भी सेल को किस तरीके से एड्रेस किया जाता है, सबसे पहले कॉलम अल्फ़ाबेट आएगा और फिर रो नंबर आएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी एक्टिव सेल कौन सी है, ये वाली, तो इसको एड्रेस करने के लिए हम सबसे पहले इसका कॉलम अल्फ़ाबेट लिखेंगे और फिर रो नंबर लिखेंगे। तो इस सेल का नाम क्या बन जाएगा A1, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है A1। तो करंटली जो भी सेल एक्टिव होती है उसका नाम इस बॉक्स में शो किया जाता है और इस बॉक्स को नेम बॉक्स कहा जाता है। तो ये तो होगी सेल्स की बात। अब सेल रेफरेंसिंग या फिर सेल एड्रेसिंग क्या चीज़ होती है। जब हम किसी सेल या फिर सेल रेंज को किसी दूसरे सेल में रेफ़र करते हैं उसका डाटा या फिर प्रॉपर्टीज़ यूज़ करने के लिए, तो उसे सेल रेफरेंसिंग या फिर सेल एड्रेसिंग कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे दो नंबर्स हैं 10 एंड 20, जिनको मैंने सेल A1 और B1 में रखा हुआ है। तो अब अगर मैं इन दोनों नंबर्स को ऐड करना चाहता हूँ तो मैं 10 या 20 लिखने की बजाय सिंपली इनका सेल एड्रेस मेंशन कर दूंगा। किस तरीके से, इक्वल टू किया और सम। कोई भी फॉर्मूला आप एक्सेल में लिखते हैं तो वो इक्वल टू साइन से स्टार्ट होगा। फिर उसके बाद मैंने 10 कहाँ पे स्टोर किया हुआ है, A1 में, तो मैंने सिंपली A1 का सेल एड्रेस मेंशन कर दिया। फिर उसके बाद कॉमा लगा के B1 को मेंशन कर दिया। तो ये फॉर्मूला क्या करेगा, सिंपली A1 और B1 सेल्स के अंदर जो भी डाटा स्टोर्ड होगा उसको ऐड करके सेल B3 में स्टोर कर देगा। तो इस तरीके से मेरे पास आंसर आ गया 30। तो इस चीज़ को सेल एड्रेसिंग या फिर सेल रेफरेंसिंग कहा जाता है, जहाँ पे हम एक्चुअल डाटा एंटर ना करके सिंपली उस सेल का एड्रेस या फिर सेल रेंज का एड्रेस मेंशन कर देते हैं। और सेल रेंज को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, कॉलन का यूज़ करके। फॉर एग्जांपल अगर मैं मल्टीपल सेल्स को रेफ़र करना चाहता हूँ किसी फॉर्मूला में, तो मैं 1 बाय 1 सारी सेल्स ना लिख के सिंपली इनिशियल सेल और लास्ट सेल का एड्रेस दे दूंगा कॉलन के साथ सेपरेट करके। तो इससे क्या होगा, A1 से लेके A8 तक जितनी भी सेल्स आती हैं इंक्लूडिंग A1 एंड A8, उसका डाटा फॉर्मूला में यूज़ कर लिया जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास 4 नंबर दिए हुए हैं और इनका मैं सम निकालना चाहता हूँ, तो मैं 1 बाय 1 इन सभी का एड्रेस मेंशन ना करके सिंपली
एक रेंज डिफाइन कर दूंगा A1 से लेके D1 तक। किस तरह से? इक्वल टू सम A1 टू D1। और जब मैं एंटर करता हूँ तो मेरे पास इन चारों नंबर का सम यहाँ पे शो हो जाएगा। और रेंज ज़रूरी नहीं है कि हम हॉरिजॉन्टली ही डिफाइन करें या फिर वर्टिकली ही डिफाइन करें, हम डायगनली भी रेंज डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये 12 नंबर्स हैं और इन सभी नंबर्स को मैं ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, डायगनली रेंज डिफाइन कर दूंगा। किस तरह से? A1 टू D3। तो फिर से इक्वल टू का साइन लगाया और रेंज दे दी A1 टू D3। अब मैं एंटर करता हूँ तो मेरे पास इन सभी 12 नंबर्स का सम यहाँ पे शो हो गया। तो ये जो सेल एड्रेसिंग अभी हमने देखी, इसको कहा जाता है रिलेटिव सेल एड्रेसिंग। तो टोटल हमारे पास 3 टाइप की सेल एड्रेसिंग होती है। सबसे पहले होती है रिलेटिव सेल एड्रेसिंग, फिर उसके बाद आती है एब्सोल्यूट सेल एड्रेसिंग और फिर आती है मिक्स्ड सेल एड्रेसिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिलेटिव सेल एड्रेसिंग क्या चीज़ होती है। रिलेटिव सेल एड्रेसिंग में कोई भी डॉलर साइन यूज़ नहीं होता है और इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है जब हम फॉर्मूला किसी दूसरी सेल में कॉपी करते हैं या फिर दूसरी सेल तक ड्रैग करते हैं। तो आइए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे मेरे पास यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और मान लो मैं A1 से लेके D1 तक के नंबर्स को ऐड करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इक्वल टू सम A1 टू D1। तो जब मैं एंटर करता हूँ तो मेरे पास A1 से लेके D1 तक का सम यहाँ पे आ गया। अब मैं इस सेल को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो मेरे पास 140 आना चाहिए, बट यहाँ पे कितना आ रहा है, 202, जो कि इन चारों नंबर्स का सम है। और जब आप इस फॉर्मूला को चेक करेंगे तो ये फॉर्मूला ऑटोमेटिकली A2 से D2 में कन्वर्ट हो गया है, जबकि यहाँ पे ये फॉर्मूला A1 से D1 तक था। अब अगर मैं दोबारा इस फॉर्मूले को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो मेरे पास कितना सम आ रहा है, 111, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक का सम है। तो ऐसा यहाँ पे क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे जो रेफरेंसिंग की थी उसको कहा जाता है रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग या फिर रिलेटिव सेल एड्रेसिंग। तो इस रिलेटिव सेल एड्रेसिंग में मैंने क्या रेंज दी थी, A1 टू D1, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक। और जब मैंने इस फॉर्मूला को कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया तो ये फॉर्मूला ऑटोमेटिकली A2 से D2 में एडजस्ट हो गया। जब दोबारा ये फॉर्मूला मैंने यहाँ से यहाँ पे कॉपी किया तो ये फॉर्मूला ऑटोमेटिकली A3 से D3 में कन्वर्ट हो गया। अब अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये रेंज चेंज ना हो तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एब्सोल्यूट सेल एड्रेसिंग कर दूंगा। तो एब्सोल्यूट सेल एड्रेसिंग करने के लिए मुझे A से पहले डॉलर साइन लगाना पड़ेगा और 1 से पहले भी डॉलर साइन लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे भी D से पहले डॉलर साइन और 1 से पहले डॉलर साइन। अब मैं एंटर करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे कितना सम आ रहा है, 140। और जब मैं इस फॉर्मूला को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे भी 140 ही आएगा और यहाँ पे भी 140 आएगा। और अगर मैं इस फॉर्मूला को चेक करके देखता हूँ तो ये फॉर्मूला वैसे का वैसा ही है, यानी कि फॉर्मूला इस बार चेंज नहीं हुआ है। तो इस एड्रेसिंग को कहा जाता है एब्सोल्यूट सेल एड्रेसिंग। बाकी एब्सोल्यूट सेल एड्रेसिंग के लिए एक शॉर्टकट भी है। अगर आप बार बार डॉलर साइन यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो सिंपली आप क्या करेंगे, F4 प्रेस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये सेल एड्रेस एब्सोल्यूट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी मैं F4 प्रेस करता हूँ तो ये भी एब्सोल्यूट में कन्वर्ट हो गया। तो ये सवाल भी एग्जाम में पूछा जाता है कि किसी भी सेल एड्रेस को अगर आप एब्सोल्यूट में चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी की प्रेस की जाती है। तो याद रखेंगे इसके लिए की यूज़ की जाती है F4। इनफैक्ट F4 की का यूज़ करके आप किसी भी टाइप की सेल एड्रेसिंग में स्विच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं F4 एक बार प्रेस करता हूँ तो ये एब्सोल्यूट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर दोबारा प्रेस करता हूँ तो ये रो एब्सोल्यूट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर एक बार फिर से प्रेस करता हूँ तो ये कॉलम एब्सोल्यूट में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक बार फिर से अगर प्रेस करूँगा तो ये वापस रिलेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से F4 की का यूज़ करके आप एड्रेसिंग मोड्स में स्विच कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने देखा, एब्सोल्यूट सेल एड्रेसिंग में कॉलम भी फिक्स रहता है और रो भी फिक्स रहती है। और किसी भी रो या कॉलम को फिक्स करने के लिए उससे पहले डॉलर साइन यूज़ किया जाता है। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा कि डॉलर साइन कभी भी बाद में नहीं आएगा, डॉलर साइन हमेशा पहले आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कॉलम को फिक्स करना चाहता हूँ तो कॉलम लेटर से पहले डॉलर साइन आएगा। अगर रो को फिक्स करना चाहता हूँ तो रो नंबर से पहले डॉलर साइन आएगा। फिर इसके बाद लास्ट आती है मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग या फिर मिक्स्ड सेल एड्रेसिंग। तो मिक्स्ड सेल एड्रेसिंग भी दो टाइप की होती है, एक कॉलम एब्सोल्यूट और एक रो एब्सोल्यूट। जब हम कॉलम को फिक्स रखेंगे और रो को चेंजेबल रखेंगे तो उसे कॉलम एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग कहा जाता है। और जब हम रो को फिक्स रखेंगे और कॉलम चेंजेबल रहेगा तो उसे रो एब्सोल्यूट सेल एड्रेसिंग कहा जाता है। तो ये सभी फैक्ट्स भी याद रखने हैं। इससे पहले भी JEE एग्ज़ाम में 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। फिर इसके बाद देखिए वर्कशीट क्या चीज़ होती है। एन एरे ऑफ सेल्स इज़ कॉल्ड वर्कशीट। एरे कह लो या फिर कलेक्शन कह लो, कलेक्शन ऑफ सेल्स इज़ कॉल्ड वर्कशीट। तो जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये पूरी की पूरी सेल्स की कलेक्शन, इसको वर्कशीट कहा जाता है।
तो बाय डिफ़ॉल्ट एक वर्कबुक में 3 शीट लोड होती हैं और आप चाहें तो और भी शीट्स यहाँ से प्लस बटन से ऐड कर सकते हैं वर्कबुक में। तो ये तो होगी वर्कशीट, और कलेक्शन ऑफ वर्कशीट को हम वर्कबुक कहते हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि फॉर्मूला क्या चीज़ होती है। अ फॉर्मूला इज़ एन एक्सप्रेशन दैट ऑपरेट्स ऑन अ सेल और ऑन अ रेंज ऑफ सेल्स। तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला एक एक्सप्रेशन है जो किसी सेल पे या फिर रेंज ऑफ सेल पे ऑपरेट करता है, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो भी फॉर्मूला होगा वो इक्वल टू साइन के साथ स्टार्ट होता है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि फॉर्मूला अलग चीज़ होती है और फंक्शन अलग चीज़ होती है। फॉर एग्जांपल ये जो आपको एक्सप्रेशन यहाँ पे दिख रहा है इसे हम फॉर्मूला कहेंगे, और सम यहाँ पे एक फंक्शन है। तो फंक्शन क्या चीज़ है? फंक्शन एक ऑपरेटर है जिसमें हम कुछ डाटा इनपुट देंगे, उसका आउटपुट किस पे डिपेंड करेगा? फंक्शन के ऊपर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने सम फंक्शन यूज़ किया है, तो जो भी हम डाटा इसके अंदर डिफाइन करेंगे उसका एडिशन हमारे पास रिटर्न में आ जाएगा। अब अगर मैं डाटा यही रखूँ और यहाँ पे फंक्शन सम की जगह एवरेज कर दूँ, तो ऑब्वियस सी बात है कि सेम डाटा का डिफरेंट आउटपुट मेरे पास रिटर्न में आएगा। तो इसीलिए फंक्शन क्या है? एक ऑपरेटर है जिस पे डाटा आउटपुट डिपेंड करता है, और ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो कि किसी सेल पे ऑपरेट करेगा इसे हम फॉर्मूला कहेंगे। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है फॉर्मूला और फंक्शन में। तो ये तो थे बिल्कुल बिगिनर लेवल के बेसिक्स। अब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इंटरफेस देख लेते हैं कि कौन कौन से सेक्शन में कौन कौन सी कमांड्स होती हैं और हर एक कमांड का क्या यूज़ होता है। तो सबसे पहले तो देखिए ये टॉप में जो आपको बार दिख रहा है इतना इतना, इसको कहा जाता है टाइटल बार। और टाइटल बार में आपको फाइल का नाम शो होता है कि अभी करंटली आपने कौन सी फाइल ओपन की है। फिर टाइटल बार के थोड़ा सा लेफ्ट में अगर हम आएंगे तो यहाँ पे आपको क्विक एक्सेस टूल बार देखने को मिलता है। तो ये वाला सेक्शन जो है इसे क्विक एक्सेस टूल बार कहा जाता है। अब इसके बाद ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है इसे कहा जाता है रिबन, और रिबन को डिवाइड किया जाता है टैब्स में। ये जो यहाँ पे आपको शो हो रहा है ये सभी टैब्स हैं। इसके बाद हर एक टैब में आपको छोटे छोटे सेक्शन देखने को मिल जाएंगे जिन्हें ग्रुप्स कहा जाता है, और हर एक ग्रुप में कुछ पर्टिकुलर टाइप की कमांड्स आपको देखने को मिलेंगी। फॉर एग्जांपल अभी हम होम टैब में हैं, और होम टैब में ये वाला जो ग्रुप है इसे फॉन्ट्स ग्रुप कहा जाता है। तो इस ग्रुप में जितनी भी कमांड्स होंगी वो फॉन्ट्स की कस्टमाइजेशन में यूज़ होंगी। या फिर ये जो ग्रुप है इसे अलाइनमेंट ग्रुप कहा जाता है। तो यहाँ पे जितनी भी कमांड्स होंगी उनका यूज़ सिर्फ अलाइनमेंट के लिए किया जाएगा। फिर इसके बाद ये जो पोर्शन है इसे कहा जाता है नेम बॉक्स। नेम बॉक्स में आपको उस सेल का नाम शो होगा जो करंटली एक्टिव होगी। फिर उसके बाद इस सेक्शन को कहा जाता है फॉर्मूला बार। तो जब भी आप कोई फॉर्मूला एंटर करते हैं तो आप डायरेक्टली एक्टिव सेल में भी एंटर कर सकते हैं या फिर इस फॉर्मूला बार में एंटर कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये जो आपको यहाँ पे बटन दिख रहा है इसे कहा जाता है ऑफिस बटन। तो ऑफिस बटन में आपको न्यू, ओपन, सेव एज ये सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। बट एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो ऑफिस बटन है ये सिर्फ 2007 या फिर उससे पहले के जो वर्जन्स हैं उसी में आपको देखने को मिलेगा। अगर आप लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको ऑफिस बटन देखने को नहीं मिलता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं ऑफिस बटन में। सबसे पहले यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा न्यू का ऑप्शन, जहाँ से आप कोई नई फाइल अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। अगर कोई पहले से आपने वर्कबुक क्रिएट कर रखी है तो उसको आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। कोई भी नई फाइल आपने फर्स्ट टाइम क्रिएट की है तो उसको अगर सेव करना है तो यहाँ से सेव कर सकते हैं। फिर आपके पास यहाँ पे सेव एज़ का भी ऑप्शन रहता है। तो सेव एज़ का यूज़ हम तब करते हैं जब हमने कोई फ़ाइल पहले से सेव कर रखी है और बाद में हम या तो उसकी लोकेशन चेंज करना चाहते हैं या फिर उसका फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं, तो वो हम सेव एज़ से कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि फ़ाइल को सेव करने के लिए Ctrl+S का यूज़ किया जाता है और सेव एज़ के लिए F12 का यूज़ किया जाता है। और एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कोई नई वर्कबुक क्रिएट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका नाम रहता है बुक 1, जिसको आप बाद में चेंज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा प्रिंट का। तो प्रिंट के ऑप्शन से आप किसी भी वर्कबुक का प्रिंट आउट ले सकते हैं, और इसके लिए आपको शॉर्टकट कमांड भी पता होनी चाहिए। Ctrl+P यूज़ की जाती है प्रिंट करने के लिए। तो प्रिंट के ऑप्शन में जाके फर्दर आपको 3 ड्रॉप डाउन ऑप्शन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले प्रिंट, क्विक प्रिंट एंड प्रिंट प्रीव्यू। तो यहाँ पे अगर आप क्विक प्रिंट का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो सिस्टम आपसे प्रिंटर सेलेक्ट करने को नहीं पूछता है। लास्ट टाइम आपने जो भी प्रिंटर सेलेक्ट कर रखा होगा डायरेक्टली वहाँ पे प्रिंट की कमांड चली जाती है। और अगर आप प्रिंट का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपको कुछ इस तरह का मेन्यू देखने को मिलता है, जहाँ पे सबसे पहले आपको प्रिंटर सेलेक्ट करना होता है कि किस प्रिंटर पे आप कमांड देना चाहते हैं प्रिंटिंग की। फिर प्रीसेट्स में आप डॉक्यूमेंट की प्रिंटिंग के लिए कौन कौन सी सेटिंग यूज़ करना चाहते हैं इसको आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप कॉपीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं कि करंट डॉक्यूमेंट की आपको कितनी कॉपीज़ चाहिए। पेजेस में जाके आप पेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन कौन से पेजेस का आप प्रिंट चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप सारे के सारे पेज प्रिंट करना चाहते हैं तो ऑल पे सेलेक्ट करेंगे, या फिर अगर आप कुछ स्पेसिफिक पेज प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ से रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रिंटिंग के लिए पेज का साइज़ कौन सा चाहिए आपको ये यहाँ पे शो होता है।
तो जैसा कि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट A4 साइज़ सेलेक्ट किया हुआ है और A4 साइज़ के जो डायमेंशंस रहते हैं वो रहते हैं 210 बाई 297 mm। तो ये क्वेश्चन भी JOIT 939 में पूछा गया था। इसके अलावा A3 पेपर के जो डायमेंशन होंगे वो होंगे 297 बाई 420 mm और A5 पेपर के जो डायमेंशन होंगे वो होंगे 148 बाई 210 mm। तो ये सभी पेज साइजेस आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस 4-5 देख लीजिएगा इंपॉर्टेंट। फिर यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट फीचर आता है कोलैट पेजेस का। तो कोलैट किस तरह से वर्क करता है उसको इस एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपके पास एक डॉक्यूमेंट है 3 पेजेस का, उसकी आप 3 कॉपीज़ निकालना चाहते हैं। तो अगर आपने कोलैट का ऑप्शन एक्टिव रखा है तो उस डॉक्यूमेंट में जितने भी पेजेस हैं वो सारे एक बार में पहले प्रिंट होंगे, फिर उस डॉक्यूमेंट की एक और कॉपी दोबारा से प्रिंट होगी और फिर तीसरी कॉपी प्रिंट होगी। बट अगर आप कोलैट का ऑप्शन डिसेबल रखते हैं तो उस डॉक्यूमेंट में मान लो 3 पेजेस थे, तो सबसे पहले फर्स्ट पेज की 3 कॉपीज़ एक साथ प्रिंट होंगी, फिर सेकंड पेज की 3 कॉपीज़ एक साथ प्रिंट होंगी और फिर उसके बाद थर्ड पेज की 3 कॉपीज़ एक साथ प्रिंट होंगी। तो ये डिफरेंस है कोलैटेड प्रिंटिंग में और नॉन कोलैटेड प्रिंटिंग में। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। फिर उसके बाद प्रिंट के ऑप्शन में आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन कौन सी शीट्स आपको प्रिंट करनी है। फॉर एग्जांपल एक्टिव शीट प्रिंट करना चाहते हैं या फिर कुछ सिलेक्टेड शीट्स प्रिंट करना चाहते हैं या फिर पूरी की पूरी वर्कबुक प्रिंट करना चाहते हैं। और यहाँ से आप मार्जिन सेलेक्ट कर सकते हैं कि नॉर्मल मार्जिन रखना है, वाइड मार्जिन रखना है या फिर नैरो मार्जिन रखना है। और यहाँ से आप कस्टमाइज्ड मार्जिन भी रख सकते हैं। फिर उसके बाद पेज की ओरिएंटेशन कौन सी रखनी है, पोर्ट्रेट रखनी है या लैंडस्केप रखनी है, वो आप यहाँ से ओरिएंटेशन से सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे स्केल टू फिट के ऑप्शन से आप वर्कशीट का साइज़ पेज के साइज़ के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद ऑफिस बटन में नेक्स्ट प्रिपेयर का ऑप्शन आता है। तो प्रिपेयर के ऑप्शन में जाके आप अपने डॉक्यूमेंट को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती है डॉक्यूमेंट की। फिर उसके बाद इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन देखने को मिलता है, जहाँ पे आप डॉक्यूमेंट का हिडन मेटाडाटा या फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। इसके बाद डॉक्यूमेंट को अगर आप सिक्योर बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको इनक्रिप्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद रिस्ट्रिक्ट परमिशन में जाके आप अपने डॉक्यूमेंट में रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप नहीं चाहते कि कोई दूसरा पर्सन आपके डॉक्यूमेंट को एडिट कर सके या फिर कॉपी कर सके या फिर प्रिंट कर सके, तो आप यहाँ से डॉक्यूमेंट में रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से आप डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं। तो डिजिटल सिग्नेचर किस तरीके से क्रिएट किए जाते हैं, इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन क्या होती है, ये सभी चीज़ें मैंने इंटरनेट एंड सिक्योरिटी के टॉपिक में बिल्कुल डिटेल में कवर की हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा मार्क एज फाइनल का। तो अगर आप डॉक्यूमेंट को मार्क एज फाइनल कर देते हैं तो डॉक्यूमेंट आपका रीड ऑनली फॉर्मेट में चला जाता है, यानी कि इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट को कोई भी एडिट नहीं कर पाएगा। और उसके बाद इस ऑप्शन से आप एक कंपैटिबिलिटी चेक रन कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपको ऑफिस बटन में सेंड का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो इस ऑप्शन से आप अपने डॉक्यूमेंट को ईमेल या फैक्स पे सेंड कर सकते हैं। फिर उसके बाद पब्लिश के ऑप्शन से आप अपने डॉक्यूमेंट को किसी सर्वर पे सेंड कर सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार में आपको बाय डिफ़ॉल्ट 3 कमांड्स देखने को मिलती हैं, सेव, अनडू और रीडू या फिर रिपीट कह सकते हैं इसको। इसके अलावा फोर्थ कस्टमाइज़ का ऑप्शन भी होता है। ये यहाँ पे कस्टमाइज़ का ऑप्शन है। तो कस्टमाइज़ के ऑप्शन से आप दूसरे कमांड्स भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल न्यू भी ऐड कर सकते हैं या फिर सेंड वर्कबुक ऐड कर सकते हैं, प्रिंट ऐड कर सकते हैं। तो क्विक एक्सेस टूल बार में हम यूजुअली वो कमांड्स रखते हैं जिनका यूज़ हम बार बार कर रहे हैं। सेव आपको पता है कि इसलिए यूज़ किया जाता है। अनडू हम कब यूज़ करते हैं, जब हम लास्ट चेंज को रिवर्स करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल गलती से आपने कुछ एंटर कर दिया हो तो इस एक्शन को आप अनडू से रिवर्स कर सकते हैं। और अगर आप इसी एक्शन को दोबारा से परफॉर्म करना चाहते हैं तो Ctrl+Y या फिर रीडू से आप इसको रिपीट कर सकते हैं। तो ये शॉर्टकट भी हम याद रखेंगे। अनडू के लिए यूज़ किया जाता है Ctrl+Z और रीडू के लिए यूज़ किया जाता है Ctrl+Y। तो रिबन हमने ऑलरेडी देख लिया है। अब रिबन में कौन कौन सी टैब्स होती हैं, हर एक टैब को हम डिटेल में कवर करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे होम टैब देखने को मिलेगी। तो होम टैब में सबसे पहला ग्रुप जो होता है वो क्लिपबोर्ड ग्रुप होता है। और क्लिपबोर्ड ग्रुप में आपको कट, कॉपी, पेस्ट या फिर फॉर्मेट पेंटर जैसे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो ये सब चीज़ें भी आप में से ज़्यादातर लोगों ने पहले पढ़ रखी होंगी कि कट करने के लिए आप Ctrl+X शॉर्टकट यूज़ करते हैं, कॉपी करने के लिए आप Ctrl+C यूज़ करते हैं और पेस्ट करने के लिए आप Ctrl+V यूज़ करते हैं। तो जब भी आप किसी डाटा को कॉपी या फिर कट करते हैं तो वो डाटा टेम्परेरली कहाँ पे सेव्ड रहता है, क्लिपबोर्ड में। तो ये क्वेश्चन भी 2018 में पूछा जा चुका है, तो इसे भी याद रखेंगे। बाकी कॉपी और कट में छोटा सा डिफरेंस होता है जो कि आपको पता होगा, बट फिर भी जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। जब आप यहाँ से Ctrl और C से डाटा को कॉपी करते हैं, यहाँ पे Ctrl+V से पेस्ट करते हैं, तो डाटा आपका यहाँ पे भी रहेगा और यहाँ पे भी पेस्ट हो जाएगा। बट जब आप डाटा को Ctrl+X के साथ कट करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं तो डाटा आपका यहाँ से रिमूव होके
यहाँ पे पेस्ट हो जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट फीचर आता है फॉर्मेट पेंटर का। तो नॉर्मली जब आप किसी सिलेक्शन को कॉपी करते हैं तो डाटा ही कॉपी होता है, बट जब आप फॉर्मेट पेंटर से कॉपी करते हैं तो उस सिलेक्शन का फॉर्मेट कॉपी होता है। फॉर्मेट मतलब फ़ॉन्ट का साइज़ कितना है, कलर कौन सा है, फ़ॉन्ट फेस कौन सा है। अगर आप ये सब फॉर्मेट कॉपी करना चाहते हैं तो तब आप फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करते हैं, बट जब आप एक्चुअल डाटा को कॉपी करना चाहते हैं तब आप कॉपी यूज़ करते हैं। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे कुछ टेक्स्ट है जिसको मैंने रेड कलर और बोल्ड किया हुआ है। तो फॉर्मेट पेंटर यूज़ करने के लिए आपको शॉर्टकट की यूज़ करनी पड़ेगी, कंट्रोल शिफ्ट और सी। आप चाहें तो यहाँ से भी डायरेक्ट फॉर्मेट पेंटर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस सेल का फॉर्मेट कॉपी करना चाहता हूँ और फिर जिस भी सेल में ये फॉर्मेट पेस्ट करना चाहता हूँ वहाँ पे जाके क्लिक कर दूँगा। बट इससे क्या होता है कि आप सिर्फ एक ही जगह पे फॉर्मेट को पेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप मल्टीपल सिलेक्शंस में ये फॉर्मेट पेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कोई भी सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद इस फॉर्मेट ऑप्शन पे डबल क्लिक करेंगे। फिर डबल क्लिक करने के बाद आप किसी भी सेल पे या किसी भी सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे ये फॉर्मेट अप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लिक किया तो ये रेड कलर और बोल्ड हो गया, यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये भी रेड कलर और बोल्ड हो गया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, तो ऑटोमेटिकली इन सभी सेल्स का फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है पेस्ट स्पेशल का। तो पेस्ट स्पेशल के लिए शॉर्टकट की यूज़ की जाती है कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस वी, या फिर इसके लिए एक दूसरा ऑप्शन भी होता है आल्ट प्लस ई प्लस एस। तो ज़्यादातर लोगों को ये वाला ऑप्शन तो पता होता है, बट कई बार इस शॉर्टकट की का पता नहीं होता, तो इस वजह से भी हम कई बार एग्जाम में गलत ऑप्शन टिक करके आ जाते हैं। तो ये दोनों शॉर्टकट कीज़ पेस्ट स्पेशल के लिए यूज़ होती हैं। तो कई बार आपको एग्जामिनर इसी तरह से कंफ्यूज करता है कि जो शॉर्टकट की कॉमनली यूज़ होती है वो ऑप्शन में ना देखें, इस तरह की शॉर्टकट की ऑप्शन में दी होती है, जिससे ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पेस्ट स्पेशल एक्चुअल में करता क्या है, कोई भी डाटा है, मान लो ये टेबल मैंने सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको कॉपी करता हूँ कंट्रोल प्लस सी से। फिर यहाँ पे मैं पेस्ट करते टाइम कंट्रोल वी यूज़ नहीं करूँगा, बल्कि कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस वी यूज़ करूँगा। तो कंट्रोल आल्ट वी यूज़ करने से यहाँ पे एक पेस्ट स्पेशल मेन्यू ओपन हो जाता है। तो इस मेन्यू से आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ आप पेस्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप सब कुछ ही पेस्ट करना चाहते हैं सिलेक्शन में से तो तब आप ऑल का यूज़ करेंगे, या फिर अगर आपने कोई सेल सेलेक्ट किया है और सिर्फ उस सेल का फॉर्मूला कॉपी करना चाहते हैं तो तब आप फॉर्मूला पे टिक कर सकते हैं। या फिर अगर आप सिर्फ वैल्यूज़ पेस्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं 10, 20, 50, 60, तो आप वैल्यूज़ पे चेक कर सकते हैं। या फिर अगर आप सिर्फ फॉर्मेट्स पेस्ट करना चाहते हैं तो फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आपने सेल्स में कोई कमेंट्स वगैरह ऐड कर रखे हैं और आप चाहते हैं कि सिर्फ कमेंट्स ही दूसरी सेल में पेस्ट हों तो तब आप कमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। आपने कोई डाटा वैलिडेशन अगर ऐड कर रखी है यहाँ पे तो उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ये डाटा वैलिडेशन क्या चीज़ होती है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। या फिर अगर आप सोर्स थीम कॉपी करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आप सब कुछ ही कॉपी करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल वैल्यूज़ भी कॉपी करना चाहते हैं, फॉर्मूला भी कॉपी करना चाहते हैं, फॉर्मेटिंग भी कॉपी करना चाहते हैं, बट बॉर्डर्स कॉपी नहीं करना चाहते जो कि आपने सेल्स में यूज़ किए हैं, तो तब आप ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा अगर आप कॉलम विड्थ कॉपी करना चाहते हैं तो यहाँ से कॉलम विड्थ सेलेक्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, कोई भी डाटा कॉपी नहीं होने वाला है, सिर्फ इस सेल की जो विड्थ है वो कॉपी होके यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल इसकी विड्थ अगर यहाँ पे इतनी होती और अगर आप इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते तो इस सेल की विड्थ भी इतनी हाफ हो जाती। फिर इसके अलावा अगर आप फॉर्मूला और नंबर फॉर्मेट कॉपी करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। वैल्यूज़ और नंबर फॉर्मेट कॉपी करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर लास्ट ऑप्शन जहाँ पे आप सब कुछ कॉपी कर सकते हैं और इसके अलावा अगर आपने कहीं पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा रखी है तो वो भी कॉपी हो जाएगा। इसके अलावा देखिए पेस्ट स्पेशल से आपको ये ऑपरेशन चूज़ करने का भी ऑप्शन मिलता है। फॉर एग्जांपल आपने ये डाटा सेलेक्ट तो कर लिया, बट पेस्ट करने के बाद आप इस पर क्या ऑपरेशन लगाना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब आप इस डाटा को पेस्ट करेंगे और आप चाहते हैं कि ये डाटा मल्टीप्लाई होकर पेस्ट हो तो तब आप यहाँ से मल्टीप्लाई का ऑप्शन टिक कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ से ऐड, डिवाइड या फिर सब्ट्रैक्ट का ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है स्किप ब्लैंक्स का। तो स्किप ब्लैंक से क्या होता है, अगर आप कहीं से डाटा को कॉपी करते हैं और वहाँ पे कुछ ब्लैंक सेल्स हैं तो ये ऑप्शन उन ब्लैंक सेल्स को पेस्ट नहीं करेगा, सिर्फ उन्हीं सेल्स को पेस्ट करेगा जहाँ पे कुछ डाटा गिवन होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है ट्रांसपोज का। तो अगर आप इस ऑप्शन को चेक करेंगे तो ये ऑप्शन क्या करेगा, रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट कर देगा और कॉलम्स को रोज़ में कन्वर्ट कर देगा। तो इनको वन बाय वन डिटेल में देखते हैं। अब इस डाटा को मैं सेलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और उसके बाद पेस्ट स्पेशल के लिए मैं यूज़ करूँगा कंट्रोल आल्ट और वी। तो यहाँ पे मेरे पास पेस्ट स्पेशल का मेन्यू ओपन हो गया है।
अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ट्रांसपोज पे चेक कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो भी रोज़ थी वो कॉलम्स में कन्वर्ट हो चुकी हैं और जो कॉलम्स थे वो रोज़ में कन्वर्ट हो चुकी हैं। अब इसके बाद मैं दोबारा से इस डाटा को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जाके पेस्ट स्पेशल करता हूँ और पेस्ट करने से पहले मल्टीप्लाई पे चेक कर देता हूँ। तो ओके करने के बाद मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर रिज़ल्ट मिल जाएगा। फिर उसके बाद अगर मैं इस सेल को कॉपी करता हूँ और इन बाकी की सेल्स को सिलेक्ट करने के बाद पेस्ट स्पेशल करता हूँ और पेस्ट स्पेशल करने के बाद कॉलम विड्थ सेलेक्ट कर देता हूँ। तो ओके करने के बाद आप देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ कॉलम विड्थ यहाँ पे कॉपी हुई है, बाकी कोई भी डाटा यहाँ पे कॉपी नहीं हुआ है। तो इस तरह से आप कॉलम विड्थ भी कॉपी कर सकते हैं। फिर इसके बाद एक स्किप ब्लैंक्स का एग्जांपल भी देख लेते हैं। सबसे पहले मैं इन 4 सेल्स को कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पे नॉर्मल पेस्ट अगर करता हूँ तो एक्स और वाई तो पेस्ट हो गए, बट इसके साथ साथ जो ये ब्लैंक सेल्स थी ये भी यहाँ पे पेस्ट हो गई हैं। तो अगर आप इस चीज़ को अवॉइड करना चाहते हैं तो आप स्किप ब्लैंक्स का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं दोबारा से अब इस डाटा को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट ना करके पेस्ट स्पेशल मेन्यू ओपन करता हूँ। फिर पेस्ट स्पेशल मेन्यू ओपन करने के बाद स्किप ब्लैंक्स का ऑप्शन चेक करके ओके कर देता हूँ। फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि एक्स यहाँ से कॉपी होके यहाँ पे पेस्ट हो गया है और वाई यहाँ से कॉपी होके यहाँ पे पेस्ट हो गया है, बट जो ब्लैंक सेल्स थी वो इस बार कॉपी नहीं हुई है। तो इस तरह से आप स्किप ब्लैंक्स का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा बाकी के ऑप्शन मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो इनको भी आप खुद ट्राई कर सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है फॉन्ट ग्रुप। तो ये वाला सेक्शन जो है इसे फॉन्ट ग्रुप कहा जाता है। फॉन्ट ग्रुप में इस ऑप्शन से आप फॉन्ट फेस चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट एक कैलिबरी बॉडी रहता है और यहाँ से आप कोई दूसरा फॉन्ट फेस अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर फॉन्ट का साइज़ 1 by 1 इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। फॉन्ट को बोल्ड, इटैलिक या फिर अंडरलाइन करना है तो ये उसके लिए ऑप्शन रहेंगे। और बोल्ड के लिए Ctrl+B शॉर्टकट रहता है, इटैलिक के लिए Ctrl+I और अंडरलाइन के लिए Ctrl+U। फिर उसके बाद इस ऑप्शन से आप सेलेक्टेड सेल में बॉर्डर ऐड कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो सेलेक्टेड सेल में एक बॉटम में बॉर्डर ऐड हो जाएगी। बाकी अगर आप चाहें तो सेल के किसी भी साइड में बॉर्डर ऐड कर सकते हैं। तो बॉर्डर से रिलेटेड ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ से आप सेल्स का फिल कलर चेंज कर सकते हैं। इस तरह से ये जो कलर है ये सिर्फ सेल के बैकग्राउंड में आपको देखने को मिलेगा। फ़ॉन्ट का कलर वही रहता है। अगर आप फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन से चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप आएगा अलाइनमेंट का ग्रुप। ये वाला सेक्शन जो है इसे अलाइनमेंट ग्रुप कहा जाता है। तो यहाँ से आप सेल्स के अंदर जो भी डाटा है उसकी अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखने लायक है कि सेल्स के अंदर जो न्यूमेरिकल डाटा होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट राइट अलाइंड होता है और जो टेक्स्ट डाटा है वो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट अलाइंड होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो मेनली हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में 2 टाइप की अलाइनमेंट होती है, एक वर्टिकल अलाइनमेंट और एक हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। तो वर्टिकल अलाइनमेंट में टॉप, मिडल और बॉटम अलाइनमेंट का ऑप्शन रहेगा और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में लेफ्ट, सेंटर और राइट अलाइनमेंट का ऑप्शन रहता है। तो टोटल हमारे पास 6 टाइप की अलाइनमेंट होती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। फिर उसके बाद ये जो ऑप्शन है यहाँ से आप टेक्स्ट की ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको एंगल एंटी क्लॉकवाइज पे सेट करता हूँ तो टेक्स्ट कुछ इस तरीके से एडजस्ट हो जाएगा, और अगर एंगल क्लॉकवाइज सेट करता हूँ तो टेक्स्ट इस तरीके से एडजस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप सिलेक्टेड सेल्स की ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। तो टोटल आपको यहाँ पे 5 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, एंगल एंटी क्लॉकवाइज, एंगल क्लॉकवाइज, वर्टिकल, रोटेट टेक्स्ट अप और रोटेट टेक्स्ट डाउन। इसके अलावा अगर आप टेक्स्ट का एंगल अपने हिसाब से एडजस्ट करना चाहते हैं तो फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पे भी जा सकते हैं। फिर इसके बाद ये जो 2 ऑप्शन है यहाँ से आप इंडेंटेशन इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो इंडेंटेशन क्या चीज़ होती है? इट इज़ द मार्जिन बिटवीन बॉर्डर एंड टेक्स्ट इन द सेल, यानी कि सेल का जो बॉर्डर है और उसके टेक्स्ट के बीच में कितना मार्जिन रहेगा ये कौन डिसाइड करेगा? इंडेंटेशन लेवल। तो यहाँ से अगर मैं इंडेंटेशन लेवल को इंक्रीज़ करता हूँ तो टेक्स्ट जो है वो राइट की तरफ को मूव कर जाएगा। फिर इसके अलावा फ़ॉन्ट में एक और चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज़ होता है वो 409 पॉइंट रहेगा, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज़ होता है वो 1638 पॉइंट रहता है। फिर इसके बाद ये जो ऑप्शन है यहाँ से आप टेक्स्ट को रैप कर सकते हैं। तो रैपिंग का मतलब क्या है? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो मैंने कुछ टेक्स्ट लिख रखा है तो ये इस सेल से बाहर जा रहा है, और जब मैं इसको यहाँ से रैप करता हूँ तो ऑटोमेटिकली जो है रो की हाइट एडजस्ट हो जाती है ताकि पूरा टेक्स्ट जो है इस सेल में फिट हो सके। या फिर यहीं से आप दूसरा ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, श्रिंक टेक्स्ट टू फिट। तो अगर मैं इस ऑप्शन को चूज़ करता हूँ तो ऑटोमेटिकली टेक्स्ट का जो साइज़ है वो डिक्रीज़ हो जाता है ताकि पूरा टेक्स्ट जो है वो इस सेल में फिट हो सके। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है मर्ज एंड सेंटर का। तो मर्ज एंड सेंटर का यूज़ करके आप मल्टीपल सेल्स को मर्ज कर सकते हैं एक सिंगल सेल में। इस तरह से ज़रूरी नहीं है कि 2 ही सेल्स को आप मर्ज करें, आप मल्टीपल सेल्स को भी मर्ज कर सकते हैं। बट मर्जिंग के बाद जो सेल में डाटा आता है वो आता है टॉप लेफ्ट सेल का।
फॉर एग्जांपल अगर मैं इन दो सेल्स को मर्ज करता हूँ तो मेरे पास सिर्फ फर्स्ट सेल का ही डाटा यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर इन सभी सेल्स को भी मैं मर्ज करके देखता हूँ तो तब भी मेरे पास जो डाटा आएगा वो टॉप लेफ्ट सेल का ही आएगा यहाँ पे। बाकी मर्ज एंड सेंटर की बजाय आप मर्ज अक्रॉस भी कर सकते हैं। अगर आप मर्ज अक्रॉस चूज़ करते हैं तो डाटा इस तरह से लेफ्ट अलाइन हो जाता है। अगर वो टेक्स्ट डाटा है, अगर न्यूमेरिकल डाटा होगा तो इस तरीके से डाटा राइट अलाइन हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो हमारे पास ग्रुप आता है वो है नंबर्स ग्रुप। तो नंबर्स ग्रुप से ऑब्वियसली आप नंबर से रिलेटेड कुछ चेंजेस करेंगे। तो यहाँ से आप क्या करते हैं, नंबर्स का फॉर्मेट चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल बाय डिफ़ॉल्ट नंबर फॉर्मेट अभी जनरल पे है, इसे अगर मैं नंबर पे ले जाता हूँ तो यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस ऐड हो जाएंगे। अगर मैं नंबर से इसे करेंसी में चेंज करता हूँ तो 2 डेसिमल प्लेसेस के साथ साथ एक रुपये का सिंबल भी यहाँ पे ऐड हो गया है। तो इस सिंबल को आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से आप इसे चाहें तो यूएस डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर यूरो में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर किसी दूसरे फॉर्मेट पे भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा और भी नंबर फॉर्मेट अवेलेबल होते हैं, जैसे अकाउंटिंग फॉर्मेट है। अकाउंटिंग फॉर्मेट में भी 2 डेसिमल प्लेसेस आते हैं और रुपये का सिंबल ये लेफ्ट की तरफ को चला जाएगा। फिर इसके बाद अगर मैं इन नंबर्स को शॉर्ट डेट में कन्वर्ट करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे कुछ रैंडम डेट्स शो हो रही हैं। तो ये जो डेट्स हैं ये रैंडम नहीं है, ये डेट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कैलेंडर के अकॉर्डिंग शो की जा रही है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो कैलेंडर है वो 1/1/1900 से स्टार्ट होता है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट डे होगा वो होगा 1/1/1900 और 0th डे कौन सा होगा, 0/1/1900। तो ये क्वेश्चन भी पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में 0 एंटर करते हैं और उसे डेट फॉर्मेट में चेंज करेंगे तो आपके सामने क्या रिजल्ट शो होगा। तो आपके सामने 0/1/1900 शो होगा। 0 यहाँ पे डे है, 1 यहाँ पे मंथ है और 1900 यहाँ पे ईयर है। आइए अब इसको चेक करके भी देख लेते हैं। अब मैं यहाँ पे एक नंबर एंटर करता हूँ 0। अब इस 0 को मैं शॉर्ट डेट में कन्वर्ट करके देखूंगा तो मेरे पास डेट आएगी 0/1/1900। ये 00 जो है इसका मतलब 1900 है, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। अगर मैं इसको लॉन्ग डेट में कन्वर्ट करके देखता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या शो होता है, सैटरडे 0 जनवरी 1900। तो लॉन्ग डेट में आपको डेट के साथ साथ डे भी शो होता है कि उस डेट को कौन सा डे था। अब मान लो मैं 0 की जगह 1 एंटर करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, संडे 1 जन 1900। अगर मैं 2 एंटर करता हूँ तो मेरे पास आता है मंडे 2 जन 1900। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये सारी डेट जो है शो की गई है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो कैलेंडर स्टार्ट होता है वो 1 जन 1900 से स्टार्ट होता है। अगर हम यहाँ पे 0 एंटर करेंगे तो तब हमारे पास आएगा 0 जन 1900। तो इसी तरह से आप इन नंबर्स को टाइम फॉर्मेट में भी चेंज कर सकते हैं, परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं, फ्रैक्शंस में चेंज कर सकते हैं, साइंटिफिक नंबर में चेंज कर सकते हैं या फिर टेक्स्ट फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप इन नंबर्स को टेक्स्ट फॉर्मेट में चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली इनकी अलाइनमेंट जो लेफ्ट की साइड को हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट अलाइंड होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल में और नंबर जो है वो राइट अलाइंड होते हैं। फिर इसके बाद एक चीज़ हम यहाँ पे नोटिस करेंगे कि अगर आप इन नंबर्स को परसेंटेज फॉर्मेट में चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली 2 जीरोज यहाँ पे ऐड हो जाती है और एक परसेंटेज का साइन जो है ऐड हो जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ, इसका आंसर भी परसेंटेज वर्ड में छिपा है। परसेंटेज मतलब पर और सेंट। पर का मतलब होता है डिवाइड और सेंट मतलब 100। तो जब भी हम परसेंटेज का सिंबल ऐड करते हैं इसका मतलब क्या है कि हम उस नंबर को 100 से डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर हम 78 को 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 0.78। बट यहाँ पे कितना है, 78 है। तो इसको 78 बनाने के लिए मुझे 2 जीरोज यहाँ पे ऐड करनी पड़ेंगी। तो इसलिए यहाँ पे अगर मैं 78 के साथ परसेंटेज का साइन लगाता हूँ तो मुझे यहाँ पे साथ में 2 जीरोज भी ऐड करनी पड़ेंगी। तो इसी तरह का एक क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में पूछा गया था कि एक सेल में दे रखा है 10%, दूसरी सेल में आपके पास दे रखा है 5%। तो इन दोनों सेल्स को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, तो चेक करके देख लेते हैं। D2 मल्टीप्लाइड बाय E2। तो यहाँ पे जो मेरे पास रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 0.500%। बट एग्जाम में जो हमारे पास आंसर दे रखा था वो है 0.005। तो इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। जब भी हम परसेंटेज का सिंबल हटाते हैं तो हम 100 के साथ डिवाइड कर देते हैं। तो अगर इस नंबर को हम 100 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वही आंसर आ जाएगा 0.005। तो बस यही चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि जब भी हम परसेंटेज का सिंबल ऐड करते हैं किसी नंबर के साथ तो हम 2 जीरो ऐड कर देते हैं उसमें, और जब भी हम परसेंटेज का सिंबल हटाते हैं तो उस नंबर को 100 के साथ डिवाइड कर देते हैं, या फिर यूँ कह लो कि 2 जीरोज हटा देते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं 5 के साथ परसेंटेज का सिंबल लगाना चाहता हूँ तो मैं इसको लिखूंगा 500%। अगर मैं 1 को परसेंटेज में लिखना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा 100%। और इसी तरह से अगर मेरे पास 0.5% दे रखा है तो परसेंटेज का सिंबल अगर मैं हटाऊंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 0.005।
तो यहाँ से आप किसी नंबर को परसेंटेज स्टाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं और यहाँ से किसी नंबर को कॉमा स्टाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आपको 2 डेसिमल वैल्यूज़ शो हो रही हैं, अगर आप इनको इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं, या फिर अगर डिक्रीज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो ग्रुप आता है इसे कहते हैं स्टाइल्स ग्रुप। तो स्टाइल्स ग्रुप में कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करके हम कुछ सेलेक्टेड सेल्स को हाईलाइट कर सकते हैं डिफरेंट पैटर्न्स का यूज़ करके, या फिर हम डाटा को विजुअलाइज कर सकते हैं। तो ये किस तरीके से होता है इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स के नाम दिए हुए हैं और यहाँ पे उनके मार्क्स दिए गए हैं, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जिन भी स्टूडेंट्स के 50 से ऊपर मार्क्स हैं वो सेल्स हाईलाइट हो जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इस डाटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके हाईलाइट सेल रूल्स में जाके और ग्रेटर देन पे क्लिक करूँगा। फिर यहाँ पे मैं वैल्यू दे दूंगा 50। तो इससे क्या होगा, सेलेक्टेड रेंज में जितनी भी सेल्स हैं जिनकी वैल्यू ग्रेटर देन 50 है वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएंगी इस तरह से। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 4 ही ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका स्कोर 50 से कम है। तो इस तरह से आप सेल्स को हाईलाइट करने के लिए डिफरेंट रूल्स अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैंने जो सेल्स हाईलाइट की थी वो मैंने ग्रेटर देन के जरिए हाईलाइट की थी। अब मैं चाहूँ तो मैं लेस देन वैल्यू भी दे सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इस बार उन स्टूडेंट्स को हाईलाइट करना चाहता हूँ जिनका स्कोर 40 से कम है। तो मैं इस बार लेस देन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे वैल्यू एंटर कर दूंगा 40। तो इस तरह से मेरे पास 2 ऐसे स्टूडेंट आ गए जिनका स्कोर जो है 40 से कम है। तो सेम इसी तरह से आप बिटवीन भी चूज कर सकते हैं। इसमें आपको एक लोअर लिमिट देनी पड़ेगी, एक अपर लिमिट देनी पड़ेगी। तो जिन भी स्टूडेंट्स के मार्क्स उस रेंज के बिटवीन आएंगे वो हाईलाइट हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप इक्वल टू सेलेक्ट करते हैं तो जिन भी स्टूडेंट्स के मार्क्स इस वैल्यू के इक्वल होंगे वो सेल हाईलाइट हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप कुछ ऐसी सेल्स को हाईलाइट करना चाहते हैं जिसमें कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट दिया गया है तो आप ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं, टेक्स्ट दैट कंटेन्स। इसके अलावा आप डेट के अकॉर्डिंग भी सेल्स को हाईलाइट कर सकते हैं, या फिर आप डुप्लीकेट वैल्यूज़ को भी हाईलाइट कर सकते हैं यहाँ से। फिर इसके अलावा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप टॉप बॉटम रूल्स अप्लाई कर सकते हैं। टॉप बॉटम रूल्स मतलब अगर आपके पास बहुत लार्ज क्वांटिटी में डाटा पड़ा है और आप टॉप की कुछ वैल्यूज़ हाईलाइट करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल टॉप की 100 वैल्यूज़ या टॉप की 50 वैल्यूज़ आप हाईलाइट करना चाहते हैं, या फिर टॉप 10% वैल्यूज़ हाईलाइट करना चाहते हैं, तब आप ये रूल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप बॉटम की वैल्यूज़ भी हाईलाइट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन यहाँ पे आता है अबव एवरेज का। तो अगर मैं इस ऑप्शन को चूज़ करता हूँ तो यहाँ पे वो सेल्स हाईलाइट हो जाएंगी जिनकी वैल्यू एवरेज से ऊपर है। एवरेज किसका, इन सब वैल्यूज़ का। और इसी तरह से मैं बिलो एवरेज वैल्यूज़ भी हाईलाइट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस बार वो सेल्स हाईलाइट हुई हैं जिनकी वैल्यूज़ एवरेज से नीचे थी। फिर इसके अलावा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम डाटा बार्स के जरिए डाटा को विजुअलाइज भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जिस सेल में जितनी बड़ी वैल्यू है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उतना ही बड़ा बार यूज़ किया गया है। इसके अलावा हम कलर स्केल्स के जरिए भी डाटा को विजुअलाइज कर सकते हैं इस तरीके से। इसके अलावा आप विजुअलाइजेशन के लिए आइकन सेट्स भी यूज़ कर सकते हैं और डाटा को हाईलाइट करने के लिए यहाँ से नए रूल्स भी डिफाइन कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है फॉर्मेट एज टेबल। तो यहाँ से आप बिल्कुल इजी वे में एक नया टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी डाटा अवेलेबल है तो उसको सेलेक्ट करके हम फॉर्मेट एज टेबल पे जाएंगे और यहाँ से कोई भी एक स्टाइल चूज कर लेंगे। फिर यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आता है माई टेबल हैज़ हेडर्स। तो इस ऑप्शन को मैं चेक ही रखूँगा क्योंकि इस टेबल में मैंने ऑलरेडी हेडिंग्स डिफाइन कर रखी हैं स्टूडेंट्स और मार्क्स के नाम से। अगर आपके पास कोई ऐसा टेबल है जिसमें आपने ये हेडिंग्स डिफाइन नहीं कर रखी है तो फिर आप इस ऑप्शन को अनचेक कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली हेडिंग्स के लिए एक नई रो क्रिएट हो जाएगी। अब अगर मैं यहाँ पे ओके करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे एक टेबल क्रिएट होके आ जाएगा जिसमें आपको डाटा को फिल्टर करने का ऑप्शन भी शो होगा साथ में। तो यहाँ से आप डाटा को फिल्टर भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप नया टेबल क्रिएट कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे सेल स्टाइल्स का ऑप्शन आता है जहाँ से आप सेल्स को क्विकली फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप सेल्स को हाईलाइट करना चाहते हैं या फिर सेल्स के लिए आप कोई थीम चूज करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन से कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है इंसर्ट का। तो यहाँ से आप अपने टेबल में एक सेल इंसर्ट कर सकते हैं, एक नई रो इंसर्ट कर सकते हैं या फिर एक नया कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक नई शीट इंसर्ट करने का ऑप्शन भी अवेलेबल रहता है। फिर सेम इसी तरीके से डिलीट का ऑप्शन आता है जहाँ से आप कोई सेल डिलीट कर सकते हैं, रो डिलीट कर सकते हैं, कॉलम डिलीट कर सकते हैं। आपने कोई टेबल क्रिएट किया है उसकी रो डिलीट कर सकते हैं या फिर कॉलम डिलीट कर सकते हैं या फिर एक पूरी की पूरी शीट डिलीट कर सकते हैं यहाँ से। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है फॉर्मेट का। तो यहाँ से आप रो की हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, कॉलम की विड्थ एडजस्ट कर सकते हैं, रो या कॉलम्स की विजिबिलिटी सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी रो को हाइड करना चाहते हैं, कॉलम को हाइड करना चाहते हैं या फिर शीट को हाइड करना चाहते हैं, या फिर अगर आपने किसी रो या कॉलम को ऑलरेडी हाइड कर रखा है तो यहाँ से अनहाइड कर सकते हैं। बाकी यहाँ से रीनेम करना है शीट को, मूव या कॉपी करना है
या फिर अगर आप इस शीट को पासवर्ड से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन भी आपको फॉर्मेट में देखने को मिलता है। तो ध्यान रखेंगे ये भी, ये जो ग्रुप है इसे सेल्स ग्रुप कहा जाता है और सेल्स ग्रुप में ही आपको फॉर्मेट का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि अगर आप ये वाला फीचर यूज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कौन से ग्रुप में जाना पड़ेगा या फिर कौन सी टैब में जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो ग्रुप आता है इसको कहा जाता है एडिटिंग ग्रुप। तो एडिटिंग ग्रुप में हम सबसे पहले देखते हैं ऑटोसम। ऑटोसम का यूज़ करके हम किसी भी गिवन डाटा का सम फाइंड कर सकते हैं, एवरेज फाइंड कर सकते हैं, उसमें कितने नंबर्स हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं, मैक्सिमम काउंट कर सकते हैं या फिर मिनिमम काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे ये डाटा दिया गया है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और ऑटोसम पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास इन नंबर्स का सम आ जाता है। तो इसी तरीके से मैं इन नंबर्स का एवरेज भी कैलकुलेट कर सकता हूँ या फिर सेम इसी तरीके से मैं मिनिमम या मैक्सिमम कैलकुलेट कर सकता हूँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है फिल का। तो फिल का यूज़ हम तब करते हैं जब हम गिवन डाटा का यूज़ करके अगल बगल की सेल्स को फिल करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो ये डाटा दिया गया है इसका यूज़ करके मैं राइट साइड की इन सेल्स को फिल करना चाहता हूँ, तो मैं इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर उसके बाद फिल पे जाके राइट पे क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली इन सेल्स का डाटा यहाँ पे कॉपी हो गया। तो सेम इसी तरीके से आप लेफ्ट की साइड को भी डाटा कॉपी कर सकते हैं, डाउनवर्ड डाटा कॉपी कर सकते हैं, अपवर्ड डाटा कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सीरीज़ का, तो इसको भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास यहाँ पे एक सीरीज़ दी गई है 2, 4, 6, 8 एंड 10। तो मैं अब चाहता हूँ कि ये आगे की सीरीज़ जो है वो मैं मैनुअली एंटर ना करूँ बल्कि ऑटोमेटिकली इस पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है फिल हो जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और इससे आगे की जितनी भी सेल्स को मैं फिल करना चाहता हूँ वो भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद फिल पे जाऊँगा, सीरीज़ पे जाके और ओके कर दूंगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि स्टेप वैल्यू जो है ऑटोमेटिकली इसने 2 डिटेक्ट कर ली है। तो इसको ओके करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली सीरीज़ जो वो फिल हो जाती है। तो इस तरीके से अगर आपके पास किसी शीट में कोई सीरीज़ अवेलेबल है तो आप वहाँ पे भी फिल यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद एक ऑप्शन यहाँ पे आता है जस्टिफाई का। तो इसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है, एग्जाम्पल के तौर पे ये मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट दिया गया है। तो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी अगर आप किसी सेल में लिखते हैं तो वो इस तरीके से एक रो में अलाइन हो जाता है। अगर आप इसको एक पैराग्राफ की फॉर्म में लाना चाहते हैं तो उसके लिए हम जस्टिफाई यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं इस सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और साथ में वो एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ जिसमें मैं इस टेक्स्ट को रखना चाहता हूँ। फिर उसके बाद मैं फिल पे जाऊँगा और जस्टिफाई पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि ये टेक्स्ट जो है ऑटोमेटिकली पैराग्राफ की फॉर्म में आ गया है। फिर उसके बाद हम क्लियर का यूज़ करते हैं सेल्स के अंदर का डाटा या फिर फॉर्मेट्स को क्लियर करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आप सेलेक्टेड सेल्स में सब कुछ ही क्लियर करना चाहते हैं तो आप क्लियर ऑल पे क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप सिर्फ फॉर्मेट्स ही क्लियर करना चाहते हैं तो आप क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ कंटेंट क्लियर करना चाहते हैं तो कंटेंट पे क्लिक कर सकते हैं या फिर कमेंट्स या लिंक्स भी यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। फिर उसके बाद सॉर्ट एंड फिल्टर से आप डाटा को सॉर्ट या फिर फिल्टर कर सकते हैं। तो सॉर्टिंग आपको पता है क्या चीज़ होती है, जब आप डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल ये डाटा है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर उसके बाद सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करता हूँ तो ये डाटा जो है ऑटोमेटिकली डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया है। तो इसी तरीके से मैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट भी कर सकता हूँ। और अगर आप डाटा को फ़िल्टर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से फ़िल्टर भी ऐड कर सकते हैं। तो फ़िल्टर ऐड करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और जो भी डाटा आप रखना चाहते हैं उसको चेक कर दीजिए और जो डाटा नहीं रखना चाहते हैं उसको अनचेक कर दीजिए। तो इस तरीके से आप फ़िल्टर का यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद लास्ट ऑप्शन आता है फाइंड एंड सेलेक्ट का। तो फाइंड एंड सेलेक्ट में आपको फाइंड, रिप्लेस, गो टू जैसे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो फाइंड से हम किसी शीट में किसी एक पर्टिकुलर टेक्स्ट को फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ए को फाइंड करना चाहता हूँ और उसे रिप्लेस करना चाहता हूँ जेड के साथ। फिर मैं यहाँ पे रिप्लेस ऑल पे क्लिक करूँगा तो इस शीट में जितने भी ए हैं वो जेड के साथ रिप्लेस हो जाएंगे। जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है कि 2 रिप्लेसमेंट की गई हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो इस तरह से फाइंड एंड रिप्लेस वर्क करता है। फिर इसके बाद गो टू यूज़ किया जाता है जब आप किसी पर्टिकुलर डाटा पे या फिर किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे जंप करना चाहते हैं। और गो टू स्पेशल का यूज़ करके हम किसी पर्टिकुलर कमेंट पे जंप कर सकते हैं, किसी कांस्टेंट पे जंप कर सकते हैं, फॉर्मूलाज हो गए, ब्लैंक्स हो गए, करंट रीजन हो गया, करंट एरे हो गया, रो डिफरेंसेस या फिर कॉलम डिफरेंसेस पे जंप कर सकते हैं। इसके अलावा और भी ऑप्शंस होते हैं जैसे प्रेसिडेंट्स, डिपेंडेंट्स, लास्ट सेल, विजिबल सेल ओनली, ऑब्जेक्ट्स, कंडीशनल फॉर्मेट्स, डाटा वैलिडेशन। तो आप इनमें से किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन पे या फिर ऑब्जेक्ट पे जंप कर सकते हैं गो टू स्पेशल से। तो फाइंड के लिए शॉर्टकट भी नोट कर लीजिए, Ctrl+F यूज़ किया जाता है फाइंड के लिए और रिप्लेस के लिए शॉर्टकट यूज़ किया जाता है Ctrl+H। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है। और गो टू के लिए शॉर्टकट यूज़ किया जाता है Ctrl+G या फिर F5।
इसके अलावा फाइंड एंड सेलेक्ट से अगर आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो था होम टैब। आई होप आपको सब कुछ क्लियर होगा। इसके अलावा बाकी के जो टैब्स हैं जैसे इंसर्ट टैब हो गया, ड्रॉ टैब, पेज लेआउट टैब, फॉर्मूलाज टैब, डेटा टैब, इनको भी 1 बाय 1 डिटेल में कवर करेंगे। बाकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मूलाज। तो सभी फॉर्मूलाज मैं नेक्स्ट वीडियोस में बहुत डिटेल में कवर करने वाला हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि उन सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। बाकी ये जो नोट्स हैं इसमें मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ ही कवर किया है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इन नोट्स को भी आप सिर्फ 50 रुपीज़ में हिमाचल कॉम्पिटिटिव की ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बाकी आपको पता ही होगा कि HPSSC की तरफ से एक मेजर नोटिफिकेशन आ चुकी है जिसमें JOIT की अराउंड 200 वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो आप लोगों के लिए मैं नेक्स्ट वीक से 2 नए कोर्सेज लॉन्च करने जा रहा हूँ। पहला कोर्स जिसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी और साथ में वीकली लाइव क्लास ली जाएगी जिसमें आपके डाउट्स रिजॉल्व करवाए जाएंगे। इसके अलावा इस कोर्स में आपको PDF नोट्स मिलेंगे, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिलेंगे और इसके अलावा 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे। फिर आता है दूसरा कोर्स जिसमें आपकी डेली लाइव क्लासेस चलेंगी और उन लाइव क्लासेस की आपको सेम डे में रिकॉर्डेड वीडियोस प्रोवाइड करवा दी जाएगी हिमाचल कॉम्पिटिटिव की ऐप पर। बाकी इस कोर्स में भी आपको PDF नोट्स तो मिलेंगे ही और साथ में चैप्टर वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे। लगभग 30+ चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट रहेंगे इसमें भी और 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे नए पैटर्न के हिसाब से, जिसमें 140 क्वेश्चन कंप्यूटर के रहेंगे और 60 क्वेश्चन GK के रहेंगे। तो अगर आप इन बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप हिमाचल कॉम्पिटिटिव की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मैं कभी भी फेक कमिटमेंट नहीं करता हूँ। अगर मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली आपका टेस्ट क्लियर होगा। तो इसलिए एक ही सलाह दूंगा कि बेशक थोड़ा पढ़ें, 3-4 घंटे ही, बट रेगुलरली पढ़ें ताकि रूटीन आपकी ख़राब ना हो। और काफ़ी स्टूडेंट के साथ ऐसा ही होता है कि स्टार्टिंग में तो काफ़ी मोटिवेटेड रहते हैं बट बीच में आके उनकी हिम्मत जवाब दे जाती है। तो बस यही एक चीज़ है जिस पे आपकी सिलेक्शन डिपेंड करती है। बिना किसी एक्सपेक्टेशन के साथ रोज़ का काम रोज़ करते जाइए और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका एग्ज़ाम क्रैक हो गया। तो बस तैयारी के टाइम यही चीज़ ध्यान में रखनी है कि ज़्यादा आगे का ना सोच के बस आज के टारगेट पे फोकस करना है। डेली का टारगेट अगर डेली बेसिस पे अचीव करते जाएंगे तो कोई भी आपकी सिलेक्शन नहीं रोक सकता। तो चलिए आज के लिए इतना ज्ञान काफ़ी है। बाकी जो भी आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं अगर इसमें से कोई भी डाउट आता है तो आप बेझिझक हिमाचल कॉम्पिटिटिव की ऐप पे अपने डाउट्स जो पूछ सकते हैं। लिंक मैंने आपका डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे भी रेगुलरली यूज़फुल इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।